हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट्स चैप्टर 13। सो आई एम रचिता दीवान एंड आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज़ राइट्स, स्लेवरी एंड देन जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक के बीच में दिए हुए हैं, चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं, हम डेलिब्रेटली उनको धीरे धीरे वन बाय वन कवर करते जाएंगे। राइट। सो व्हाट इज़ राइट, क्यों राइट ज़रूरी है, क्या होता है अधिकार। वी द ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब होता है हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। यदि मुझे सरवाइव करना है तो मुझे दूसरे इंसानों पे निर्भर होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। अदरवाइज हम एक सोसाइटी, हम एक कम्युनिटी, हम एक कॉलोनी, हम एक कंट्री फॉर्म किए बिना नहीं रह पाएंगे। और अगर हमको सारी चीज़ों की स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए, क्राइम रेट कम करना है, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल और डेवलपिंग बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना राइट हो, इक्वल राइट हो। कोई किसी के ऊपर ज़्यादा ना तो सुपीरियॉरिटी दिखा सके, ना कोई इन्फीरियर रह पाए। इस वजह से राइट्स बनाए गए। जब अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रीडम एक दूसरे से और मोनार्की से और राजाओं से जब उनको फ्रीडम मिलने लगा तो एक नया कंसेप्ट निकल के आया, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब वो गवर्नमेंट जिसको हिंदी में प्रजातंत्र बोलते हैं, जिससे रिप्रेजेंटेटिव बन के बाकी सारे पब्लिक वोट करती है और उनका वो रिप्रेजेंटेटिव बन के, मिनिस्टर्स बन के, एमएलएज बन के रूल्स और लॉज बनाते हैं ताकि सोसाइटी और कम्युनिटी और कंट्री स्मूथ फंक्शनिंग हो, अच्छे से काम कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और हमारा सर्वाइवल कंफर्टेबल हो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ राइट्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। डिकेड्स मतलब बहुत सारे सालों से, राइट। तो उन सालों से हमने लीगल, सोशल, एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए जिससे कि हर इंसान को फ्रीडम मिले, उसका जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं और जो रूल्स हैं वो हर इंसान फॉलो करे, ताकि ना मेरे राइट्स कोई दूसरा वियोलेट कर सके, ना किसी दूसरे के राइट्स मैं वियोलेट कर सकूं। उससे पहले जब हमारे पास राइट्स नहीं था तो हमारे देश या हमारा पूरा वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी की क्या कंडीशन थी। सबसे पहले आया था स्लेवरी। जब कंट्रीज़ में मोनार्की आना शुरू हुआ, मतलब जब राजा बनने शुरू हुए, तब इंसानों को, जो नीचे तबके के लोग होते थे, जो कि अफ्रीकन होते थे या जिनको निग्रो या कलर्ड पीपल कहा जाता है, जिन लोग काले होते थे, उन लोगों को गुलाम बना दिया जाता था। और जैसे अभी गाय और भैंस बेचते हैं हम लोग, वैसे इंसान बेचे जाते थे। अफ्रीका से, एशियन कंट्री से जो काले लोग होते थे उनको बड़े बड़े शिप्स में भर के एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाया जाता था और उन लोगों को वहाँ पे जो काम, जैसे जानवर को हम काम करवाते हैं ना, खेत जोतना, घोड़े को यहाँ से वहाँ जाने के लिए यूज़ करना, उसी तरीके से इंसानों को भी उनके मालिक वैसे ही यूज़ करते थे। उनका खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई सेल्फ एस्टीम, किसी भी तरीके का फ्रीडम या इक्वालिटी नहीं बरती जाती थी। ये सारी चीज़ें स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड, फ्रांस एट्सेट्रा सारी जगह स्लेव ट्रेडिंग चलता था, ठीक है। और इन लोगों से खेती कराई जाती थी, मजदूरी कराया जाता था। इसके बाद स्लेवरी धीरे 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 1848 में आते आते तक ख़त्म होने लगी, जब फ्रेंच कॉलोनीज़, जहाँ पे लुईस 16 नाम के राजा का राज था, उनके अगेंस्ट जब वहाँ के लोगों ने अपने जितने नोबल्स थे, मतलब कि जो सुपीरियर्स थे, उन लोगों के अगेंस्ट जब आवाज़ उठाई तो फ्रेंच इंडिपेंडेंस का टाइम आया। उस टाइम पे जो लोग स्लेव थे उन लोगों को छोड़ने की बात कही गई और स्लेव ट्रेडिंग को बंद किया गया। यही सेम चीज़ अमेरिका में 1865 में हुई। ऑल्दो स्लेव्स को, स्लेव ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया, लेकिन स्लेव्स को इक्वल राइट्स नहीं मिले थे।
कैसे नहीं मिले थे? उन लोगों को प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाने का, अपना घर बनाने का, अपनी कार खरीदने का, अपनी गाड़ी खरीदने का, अपना कोई भी एसेट खरीदने का परमिशन नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू असेंबल। अभी हम लोग शादी में, पार्टी में, किसी भी तरीके का दुख हो या सुख हो, हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, या एक ग्रुप फॉर्म करके कुछ भी चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये राइट्स भी उन लोगों के पास नहीं थे जब तक वहाँ पे कोई वाइट पर्सन, दैट इज़ कोई गोरा इंसान अगर वहाँ प्रेजेंट ना हो, तो वो लोगों को ये परमिशन ही नहीं थी कि वो लोग अपने ग्रुप फॉर्म कर सकें या असेंबल हो सकें। उन लोग जो भी खेती करते थे उस पे स्पेशल कर्फ्यू लगा दिया जाता था कि कोई और जाके उसे बेचे ना, कहीं कोई उसे खरीदे ना। वो तब तक खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था जब तक कोई वाइट बंदा परमिशन ना दे। अगर किसी भी गलती से किसी स्लेव ने या किसी कलर्ड स्लेव ने, कलर्ड मीन्स काले लोगों ने, अगर किसी गोरे इंसान पे किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम किया, लाइक उनको मार दिया या उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई या उनके हिसाब से काम करने से मना कर दिया, तो उसको कोर्ट में लेके जाया जाता था। और कभी भी कोर्ट किसी भी स्लेव के पक्ष में आंसर नहीं देता था या जस्टिस नहीं देता था, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, राइट। उसके बाद आता है कंपेयर द लाइफस्टाइल ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद दैट ऑफ अ स्लेव ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका। मतलब दोनों लोगों में क्या डिफरेंस था। जब एक कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई, अब वहाँ पे कोई राजा नहीं रहा, लोग अपने बीच से लीडर ढूंढने लगे तब। और पुराने ज़माने में जब एक राजा हुआ करता था और उनके बाकी लोग मिनिस्टर्स और नोबल्स होते थे और बाकी की प्रजा या सिटीज़न होता था उस देश का, तब की कंडीशन में क्या डिफरेंस आया। एंशियंट लोग थे, वो लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। किसी भी एक सिटीज़न को अपने देश से अगर दूसरे देश में ट्रेड करने भी जाना है तो वो नहीं जा सकता अनलेस वो अपने किसी राजा या किसी मिनिस्टर का परमिशन ना ले ले। जबकि मॉडर्न टाइम में अगर मुझे भी कोई बिज़नेस करना है और मैं अपने बिज़नेस का कोई प्रोडक्ट विदेश में बेचना चाहती हूँ तो मैं बेच सकती हूँ, राइट। उसी तरीके से पुराने ज़माने में किसी भी तरीके का लीगल या कम्युनिटेरियन स्ट्रेंस नहीं होता, मतलब किसी भी तरीके का फैसिलिटी, जैसे अभी हमारे पास कोर्ट्स हैं, अगर मुझे किसी ने किसी भी तरीके का किसी ने चोरी कर लिया या किसी ने मेरे घर पे आके धावा बोल दिया या किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव कर दिया या मेरा कोई नुकसान कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं आपको कोर्ट में देख लूँगी एंड आई विल गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। और हमारे पास अभी बहुत सारे राइट्स, ड्यूटीज़ और प्रिंसिपल्स हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। उस टाइम पे आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट सोसाइटीज़ ऑफर मोस्ट प्रिविलेजेस ऑफ सिटीजनशिप सच एज लीगल प्रोटेक्शंस एंड सोशल सर्विसेज। उसके बाद राइट्स मैच्ड स्टेटस। उस टाइम पे अगर आप मिनिस्टर लेवल के हो या आप किसी डिफेंस कमांडर हो या आप राजा के रिलेटिव हो तो आपके पास स्पेशल राइट्स होंगे और पावर्स होंगे। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं हो और एक नॉर्मल से सिटीज़न हो तो आपके पास ना तो पावर होगा ना स्पेशल राइट्स होंगे। जबकि अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, हर किसी के पास इक्वल राइट्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो गरीब है, अमीर है, मिनिस्टर है या कोई ब्यूरोक्रेट है। इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके राइट्स इक्वल हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। वैसे ही फुल सिटीज़न शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, मतलब कि उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती थी, जैसे आपको टैक्स पे करना है, मिनिस्टर्स का आवभगत करना है, उनको छोटे मोटे सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, ये हर किसी सिटीज़न को करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी के सिटीजन्स कैन रिएक्ट, नो बडी कैन ओवर पावर देम, वी हैव आवर ओन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़।
देन सिटीजन्स मेट फेस टू फेस। पुराने ज़माने में कोई कम्युनिकेशन या वो नहीं था, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था, बाउंड्रीज थी। तो अगर आपको किसी से किसी भी तरीके की बात करनी है या मिलना है तो आपको फेस टू फेस मिलना पड़ता था। और अभी क्या होता है, आप किसी से भी मिल सकते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्राउंड्स के बाउंड्रीज जो हैं वो खुल चुके हैं, राइट। देन कम्स कलर डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका। कलर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब कुछ गोरे लोगों ने अमेरिका में जाके सेटल हो गए और वहाँ पे अपने राइट्स क्लेम किए। और उन लोगों के हिसाब से जो ब्लैक होते थे, जो कि मेक्सिको और अमेरिका वाले पार्ट के ओरिजिन्स थे, ओरिजिनल जो वहाँ के रेसिडेंट्स होते हैं वो थे, उन लोगों को कहा कि आप ब्लैक हैं प्लस आप इतने डेवलप्ड नहीं हैं। इस वजह से अपने आप को सुपीरियर बताते हुए उन लोगों ने उन पे रूल करना शुरू कर दिया और अपने आप को स्पेशल राइट्स दिए और ब्लैक लोगों को inferior बता दिया। दैट वॉज कलर डिस्क्रिमिनेशन। इन 1956 एक इंसिडेंस हुआ जिसमें एक रोज़ा पार्क नाम की बंदी को पब्लिक बस से फेंक दिया गया बाहर, और ये बोल के फेंक दिया गया कि आप कलर्ड हैं, कलर्ड अमेरिकन मतलब आप ब्लैक हैं। और ब्लैक होने की वजह से उनको बहुत सारे इश्यूज़ होते थे, जैसे गवर्नमेंट जॉब में नहीं रखा जाता था, हाई पोजीशन नहीं मिलती थी, आपको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, आप किसी एक ही रेस्टोरेंट में जाके वाइट लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, मूवी नहीं देख सकते थे। जैसे अंग्रेज़ किसी ज़माने में इंडियंस के साथ मिसबिहेव करते थे कलर डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे, वैसे ही अमेरिका में होने लगा। तब वहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर नाम से एक सोशल मूवमेंट और रिवॉल्यूशनिस्ट वहाँ पे आए और उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किया, मास कैंपेन्स किए और स्पीच दिया, ऐसे पावरफुल स्पीच दिए कि जिसका रिजल्टेंट ये हुआ कि 1864 में फाइनली एफ्रो अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन्स को वहाँ पे वोटिंग राइट्स और कलर डिस्क्रिमिनेशन दोनों ख़त्म हो गए और उन लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलने लगे, उन लोगों को इक्वल राइट्स मिलने लगे। एंड 1870 में उन लोगों को वोटिंग राइट्स भी मिल गया। एंड व्हाट इज़ अ पब्लिक प्लेस? Why we have mentioned it? पब्लिक प्लेस क्या होता है? पब्लिक मतलब जो सबका है, जहाँ पे आम जनता चाहे एक दूसरे को जानती हो या ना जानती हो वहाँ पे जाती है, बैठती है, अपना काम करती है और उस जगह को यूज़ करती है, उससे बोलते हैं पब्लिक प्लेस। जैसे कि रोड्स हो गए, गार्डन्स, पार्क्स, बीचेस, यहाँ पे हम सब जा सकते हैं, राइट, और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और प्राइवेट स्पेस क्या होता है? जैसे हमारी बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी की पार्टी है, कोई भी प्राइवेट ओकेशन या इवेंट है जहाँ पे हम असेंबल होते हैं, उस जगह को प्राइवेट प्लेस बोलते हैं। आपका घर एक प्राइवेट प्लेस है। देन कम्स राइट्स अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज़ राइट्स अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन? इसका मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमें जो राइट्स मिले, या मतलब कि जो काले लोगों को राइट्स मिले, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। कैसे हुआ भाई ये? द प्रेशर क्रिएटेड बाय प्रोटेस्ट लेड द अमेरिकन गवर्नमेंट टू अबॉलिश ऑल दोज लॉज दैट कॉज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट्स इन 1964। तो फाइनली मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इतने सारे ऑब्स्टिकल्स झेलने के बाद जितने नॉन वाइट्स थे, मतलब जो भी ब्राउन या फिर ब्लैक कहीं से भी आए हुए जो अमेरिकन सिटीजन्स थे, उन लोगों को सारे इक्वल राइट्स दिलाए। ठीक है, जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन्होंने ये रिसॉर्ट किया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था, वैसे उन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला। कहाँ? अमेरिका में। ही वॉज प्रिटी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन मूवमेंट इन इंडिया। तो उन्होंने भी वही चीज़ की। लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पे 2.5 लाख लोग, 2,50,000 पीपल असेंबल्ड ऑन 28 अगस्त 1963 एंड 1964 में अबॉलिशन ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन राइट्स अमेरिका में इम्पोज हो गया। आज की कंडीशन क्या है?
जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है या गवर्नमेंट है यूएसए में, तब से अभी जब कोरोना के समय लॉकडाउन में एक बंदे को, एक पुलिस ऑफिसर ने एक नॉन वाइट दैट इज कलर्ड और ब्लैक बंदे को एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने अपने नी से, मतलब अपनी घुटने से गला दबा के मार दिया। इतनी देर तक गला दबाया रखा कि वो मर गया, और ये चीज़ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक था एंड एज पर वाइट ऑफिसर ये चीज़ उनके अंदर थी कि ये हम वाइट हैं और हम इनसे सुपीरियर हैं, एंड हाउ डेयर ही, ब्लैक होते हुए ये इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है, हमारे सामने आवाज़ कैसे उठा सकता है, ये बस इतनी सी बात पे उन्होंने उसको रोड में ही मार दिया, उसकी जान चली गई। इस वजह से अभी जितने भी ब्लैक हैं वो सारे लोग रोड पे आके, देखो यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, ऐसे पैम्पलेट्स लेके खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से कलर का दिखता है, हर ह्यूमन बीइंग इम्पॉर्टेंट है और हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ इम्पॉर्टेंट है, सब इक्वल हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। नाउ कम्स राइट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी के लोग जब अपने बीच के में से ही, अपने भीड़ के बीच में से ही एक लीडर चुनते हैं, और वो लीडर अपने लीडर्स के एक हाउस में, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पार्लियामेंट, जिसको हम संसद भवन बोलते हैं, वहाँ जाके हमारे बिहाफ में, हमारे राइट्स के लिए और हमारी आवाज़ के लिए वहाँ जब बोलते हैं, बिल पास करते हैं और रूल्स बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जहाँ पे फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल लॉज एंड राइट्स वर्क, राइट। तो इसी चीज़ की वजह से बोला जाता है कि मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी में सारे ह्यूमन बीइंग्स इम्पॉर्टेंट हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस, कास्ट, रिलीजन, रीजन, किसी भी कंट्री को कोई हक नहीं बनता है कि वो कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करे, हर किसी को इक्वल राइट्स और फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट। इस वजह से वो लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। इससे, इन सारे राइट्स से क्या होता है? दे एम्पावर एंड फ्री इंडिविजुअल्स। मेरे पास अगर ये फ्रीडम नहीं होगी कि मैं म्यूज़िक नहीं बजा सकती, या मैं म्यूज़िक नहीं परसू कर सकती, या मैं डांस नहीं कर सकती, या मैं लिख नहीं सकती, या मैं पढ़ नहीं सकती, या मैं किसी स्पोर्ट्स को परसू नहीं कर सकती, तब तक अगर मुझे ये राइट्स नहीं होंगे, बेसिक राइट्स नहीं होंगे, तब तक मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर मेरे कंट्री ने, मेरे लॉ ने, मेरे लॉ बुक ने, रूल ने मुझे ये फ्रीडम दिया होगा, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मेरी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, राइट। इस वजह से फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन्हीं राइट्स की वजह से हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने ऑनर को बचा पाते हैं, अपनी डिग्निटी को बचा पाते हैं। इससे हम फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मुझे पता होता है कि कोई मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, कोई मेरे खिलाफ बोलने से पहले या मुझे कुछ भी अब्यूजिव बोलने से पहले उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ कोर्ट वेयर आई कैन claim fundamental rights if somebody hinders it. Okay, then comes right in the constitution. अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक होती है या लॉ बुक होती है, जिसमें हमारे लॉज लिखे होते हैं जो कि उस कंट्री के हर सिटीजन को फॉलो करना होता है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर लॉ जो लिखा होता है उसको लीगल सैंक्शन या लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, किसके द्वारा? बाय द कंट्री और बाय द इंडिविजुअल, और उसको हर इंडिविजुअल क्या करता है? कंसीव करता है, मतलब धारण करता है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ अपने राइट्स एंजॉय करता है बल्कि अपनी ड्यूटी भी निभाता है। मुझे दूसरे के राइट्स वियोलेट नहीं करना है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंट्री की तरफ, राइट। इसलिए
हमारे देश में न सिर्फ फंडामेंटल राइट है बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। अभी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि कैसे एक लीगल राइट को फंडामेंटल राइट बनाया गया 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑन 2002। ठीक है, देन आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। विल कम बैक विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 13 राइट्स। थैंक यू सो मच।